बच्चे स्टार्ट करते हैं। कुछ मैंने नोट्स आप लोग को शेयर किए थे बच्चे, तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को मिल गए होंगे। यस सर। अब स्क्रीन विजिबल है बच्चे आप लोगों को? स्क्रीन तो विजिबल होगी बच्चे? कोई बच्चा बताएगा स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? स्क्रीन विजिबल है बच्चे आप लोगों को? यस सर। यस सर। बच्चे ये जो आप लोगों को विजिबल है अभी फिलहाल, जो कल मैं आप लोगों को थ्रेड की जो लाइफ साइकिल बताई थी उसी का हिस्सा एक पेज उसमें से गायब था नोट्स के बीच में, जहां हम लोग देख रहे थे कि थ्रेड्स की स्टेट क्या होती है। तो उसके अंदर देखिए इस डायग्राम से हम उसको बहुत सिंपली समझ सकते हैं। जो न्यू बॉर्न स्टेट होती है, जब स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है तो हमारे पास मतलब जब हम उसको जनरेट करते हैं न्यू वाला होता है, तो बनाते हैं थ्रेड को, तो वो न्यू स्टेट, न्यू बॉर्न स्टेट में आता है। उसके बाद जो वो एक बार स्टार्ट हो जाता है तो रनेबल मोड में आ जाता है। यहाँ पे है रनेबल मोड इसके अंदर, कि वो रन होने के लिए रेडी है। जो रन हो रहा होता है वो रनिंग स्टेट में आएगा, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में ही स्टॉप हो जाएगा तो भी रनिंग स्टेट पे ही आता है वो। दूसरा, अगर रनिंग नहीं है, रनेबल है, ठीक है, और रनेबल के बाद रनिंग मोड में नहीं जा सकता, उसको कुछ कमी है उसके पास, तो सीधे सीधे वो कहां पे जाएगा? ब्लॉक्ड स्टेट के अंदर। और ब्लॉक से सीधे सीधे वो कहां हो जाएगा? डेड स्टेट की ओर, डेड स्टेट की ओर, एंड, जहां पे वो टर्मिनेशन हो जाएगा उसका पूरा पूरा। सो इस तरह से ये 5 स्टेट होती हैं। यहाँ पे न्यू स्टेट के बारे में लिखा हुआ है, the thread is in new state if we create an instance of thread class but before the invocation of start method। start method के invocation से पहले हमें thread create करना पड़ता है। नीचे है runnable, जब वो रन होने के लिए रेडी होता है शेड्यूलर्स की फॉर्म में। अगर 50 प्रोसेस हैं उनमें से रन तो एक ही होगा एक टाइम पे, बाकी कुछ प्रोसेस रन होने के लिए रेडी होते हैं, रनेबल स्टेट में होते हैं, तो वो यहाँ पे इन्वोकेशन ऑफ स्टार्ट मेथड के बाद क्या होता है? थ्रेड जो है शेड्यूलर की हेल्प से रनेबल मोड में होते हैं। जो रन हो रहा होता है शेड्यूलर के अंदर वो रनिंग मोड में आ जाएगा। जो नॉन रनेबल, जिसके लिए कुछ ना कुछ कमी है अपने आप में, दिस इज द स्टेट व्हेन द थ्रेड इज स्टिल अलाइव बट इज करंटली नॉट एलिजिबल टू रन। वो रन होने के लिए एलिजिबल नहीं है लेकिन जिंदा है, मरा नहीं है, उसको हमने डेड नहीं बोला है अभी, तो दैट इज ब्लॉक्ड और नॉन रनेबल स्टेट, ठीक है। और लास्ट में जब टर्मिनेट हो जाएगा, एंड हो जाएगा, वो दैट इज डेड स्टेट। तो ये मल्टी थ्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चे आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन? यस सर। ठीक है, थैंक यू। नो। स्क्रीन पे विजिबल होगा बच्चे अभी कॉपी कंस्ट्रक्टर? यस सर। जूम कर देता हूं मैं इसको, अभी विजिबल थोड़ा क्लियरली होगा। हम लोगों ने 2 टाइप के कंस्ट्रक्टर पढ़े थे पीछे अभी, जबकि मैंने तभी बताया था कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं हमारे पास। 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और थर्ड होता है बच्चे हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, फर्स्ट था डिफॉल्ट, जिसमें पैरामीटर्स पास नहीं होते हैं, वो डिफॉल्ट था। जिसमें पैरामीटर पास करते हैं वो पैरामीटराइज्ड हो गया। अब कॉपी जो होता है उसके अंदर क्या एडिशनल होता है? सब वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, नेटवर्क अनस्टेबल है यहाँ पे, कोशिश करते हैं इसको।
एक सेकंड बच्चों। अब आ रही है बच्चे आज आप लोगों को आवाज? आवाज आ रही है बच्चे आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. पहले से बेटर है थोड़ी? सर फिर से कट रही है। कट रही है साउंड जी बच्चे, क्योंकि कॉलेज में नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है। क्लियर नहीं आ रही है। आई होप बच्चे देखिए आनी चाहिए आवाज। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है हमारा? कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन, एक ऐसा मेंबर फंक्शन होता है विच इनिशियलाइजेस एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। उसी क्लास के ऑब्जेक्ट का सेम ऑब्जेक्ट बना के उसके मेंबर फंक्शन के ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करता है। कैसे समझने की कोशिश करते हैं। जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पैरामीटराइज्ड वाला, उसके अंदर पैरामीटर्स पास कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे करेंगे पैरामीटर्स भी पास करेंगे और उसकी एक कॉपी जनरेट कर लेंगे। उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक कॉपी जनरेट कर लेंगे। देखिए एक कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन। एक मेंबर फंक्शन होता है, क्या करता है, विच इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। कैसे? यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट की हेल्प से, ऑफ द सेम क्लास, उसी क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से मेंबर फंक्शन जो होता है वो सेम अपने क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। कैसे? यहाँ पे एग्जांपल में थोड़ा क्लियर है। जैसे यहाँ पे हमने एक डेटा नाम से क्लास बनाई है, ठीक है। थोड़ा सा परसेंटेज थोड़ी कम करनी पड़ेगी हमें, या विजिबल होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को? ये जूम कर लेना वरना अपनी स्क्रीन पे हो जाता है। उसमें एक डेटा 1 और डेटा 2 नाम से हमने दो वेरिएबल Yes. यहाँ पे लिए हुए हैं। एक डेटा के नाम से, अब देखिए डेटा के अंदर डेटा नाम से हमने मेथड लिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया। डेटा क्लास के अंदर डेटा के नाम से हमने क्या लिया हुआ है, एक मेथड, ठीक है। उसमें d1 d2 वेरिएबल ले लिए और d1 d2 की वैल्यू डेटा 1 और डेटा 2 को असाइन कर दी। ये सब काम कैसे हो रहा है वो बाद में देखेंगे अभी। फिर एक डेटा लिया हमने, फिर से एक और डेटा लिया, डेटा ओबीजे के नाम से इसका ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। उसमें डेटा 1 में हमने असाइन किया ओबीजे डॉट डेटा 1, इसके अंदर ओबीजे डॉट डेटा 2। अब ये सब कर क्या रहे हैं, एक शो डेटा नाम का कोई फंक्शन होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और थोड़ा सा इसको जूम भी कर लेते हैं अगर ये काम करेगा तो। अब देखिए यहाँ पे एक कॉपी कंस्ट्रक्टर के नाम से हमने क्लास बनाई है जिसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स के नाम से हमने सिंपल अपना नॉर्मली मेन मेथड लेते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे डेटा हमने जो ऊपर एक क्लास बनाई है उसका d1 के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। d1 के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर डेटा वाले कंस्ट्रक्टर को हम 10, 20 और 40 पास कर रहे हैं। 20 और 40 किसको, डेटा के अंदर d1 वाले ऑब्जेक्ट के लिए पास कर रहे हैं। तो d1 डॉट शो डेटा यहाँ पे है, जो भी यहाँ पे वैल्यूज पास होके आएंगे डेटा 1 डेटा 2 की ऊपर से उसको ये प्रिंट करेगा, ठीक है। अब यहां से डेटा के अंदर 20 और 40 हमने वैल्यूज पास किए, ठीक है, 20 एंड 40। देखिए यहाँ पे डेटा के अंदर d1 के अंदर d1 के नाम से, दूसरा इसी में डेटा के अंदर d2 नाम का जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उसके अंदर कितनी वैल्यू पास कर रहे हैं, सिंगल वैल्यू पास कर रहे हैं। एक जगह डबल वैल्यू पास कर रहे हैं और एक जगह सिंगल वैल्यू पास कर रहे हैं। अब ऊपर हम चलते हैं अपना आराम से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर, तो जो हम देखेंगे डेटा के अंदर जहां डबल वैल्यू पास कर रहे हैं ये वाला मेथड कॉल होगा, जहां सिंगल वैल्यू काम कर रहे हैं वो ये वाला मेथड कॉल होगा। यही तो होता था कंस्ट्रक्टर हमारा, ओवरलोडिंग में भी यही होता था। और कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, मेथड होता है सिंपली। अब हम जो कहना चाह रहे थे कॉपी, तो ये जो हमारी d1 d2 की वैल्यूज हैं डेटा 1 डेटा 2 को, इस वाले मेथड को पास कैसे होंगी वो, ये होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अगर इस वाले मेथड को मैं यहां से हटा दूं तो ये सिंपली पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वाला काम करेगा। जो पैरामीटर में d1 d2 की वैल्यूज पास की 10 और 20 वहां से ये असाइन की इसको, और जो भी शो डेटा में प्रिंट कर रहे होंगे वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन d1 और d2 की वैल्यू को डेटा 1 और डेटा 2 को हम असाइन कर रहे हैं
और डेटा 1 और डेटा 2 से वैल्यू कहां लेके जा रहे हैं, इसी पर्टिकुलर क्लास के, किस क्लास के, इस क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट के पास। ठीक है, वापस से डेफिनेशन देखो, हम लोग क्या करते हैं, मेंबर फंक्शन होता है विच इनिशियलाइजेस एन ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, ठीक है, यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट, इस वाले ऑब्जेक्ट की हेल्प से इसको ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहा है, किसका, जबकि कौन सा होगा, ये किसका होगा, सेम क्लास का होगा, ये दोनों किसके अंदर है, ये सेम क्लास के अंदर है, डेटा वाले क्लास के अंदर। नाम थोड़े सेम हो रखे हैं इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन बच्चे अगर नाम चेंज करेंगे तो वो कंस्ट्रक्टर नहीं बचेगा, सिंपली मेथड हो जाएगा। ये भी डेटा है, ये भी डेटा है, ये भी डेटा है। D1 D2 की वैल्यू हमने वहां से पास की मेन मेथड से, डेटा 1 और डेटा 2 के अंदर असाइन की है, तो डेटा 1 और डेटा 2 के अंदर जो वैल्यूज पास होके आ रही हैं इस पर्टिकुलर ही क्लास के अंदर इस वाले मेथड से पास होके आ रही है। ये देखिए, विच इनिशियलाइजेस एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट, जो इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करे यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से यहां पे इनिशियलाइज कर रहा है, सो दिस वन इज कॉपी कंस्ट्रक्टर, इसकी वैल्यूज को यहां पे कॉपी कर रहा है, इसलिए इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं हम लोग। जो कॉल करेगा 10 और 20 या 20 और 10, 20 यहाँ पे असाइन होगा, 10 यहाँ पे असाइन होगा, ये डेटा 1 को, ये डेटा 2 को, जब से कॉल करना होगा डेटा 1 और डेटा 2 को वैल्यू भी असाइन कर देगा। शो में डेटा 1 की जो वैल्यू है प्लस ऑफ डेटा 1, डेटा 1 के अंदर क्या है, D1 वाली वैल्यू, D1 पे 20 आया था तो आउटपुट में 20 शो हो जाएगा, ऐसे दूसरे वाले में 10 आया होगा तो 10 शो हो जाएगा। जब ये इसको कॉल करेगा तो सिंपली जो D1 वाली वैल्यू है उसकी हेल्प से उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। क्लियर है बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन है? ये आज जो बचे हुए टॉपिक थे हमने 2 टॉपिक वो कवर अप कर लिए हैं, ठीक है बच्चों? यस सर। एक सर हाँ बच्चे, सर वो हमने उसमें डेटा 1 में 2 वैल्यू जो पास की थी इनकी D1 और D2, तो हम 2 से ज्यादा भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हम जितने चाहें उतने कर सकते हैं, लेकिन बच्चे देखो कंस्ट्रक्टर तभी मैच करेगा अगर यहाँ से 2 वैल्यूज हम पास कर रहे हैं तो ये सेम मेथड वहां पे होना चाहिए, है ना, 2 वैल्यू वाला। अगर यहाँ पे हम वैल्यू वहां से 3 पास कर रहे हैं और यहाँ 3 वाला मेथड ही नहीं है तो उसको इन्वोक, उसको कॉलिंग हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। 2 से ज्यादा भी पास करते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं बच्चे। इसका तो फायदा ही ये होता है, जब हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था तब उसका फायदा ये था कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, है ना, और सेम नाम से आ गया तब तो हम कितने ही उसके अंदर वैल्यूज पास कर सकते हैं, कितने ही ऑब्जेक्ट को हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं वहां। और कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? ठीक है, एक और हमारा एग्जाम्पल बचा हुआ था बच्चे उसमें। सर प्रियांशी को ज्वाइन कर लीजिए, वो उनका मैसेज आया है। प्रियांशी को, अच्छा प्रियांशी फिलहाल तो लिस्ट में कोई है नहीं अभी, यहाँ पे आता है तो मैं ऐड कर लेता हूँ उसको, बोलो फिर से रिक्वेस्ट सेंड करे, मैसेज डाल दो। ओके सर। सर वो बोल रही है, वो ट्राई कर रही है, हो नहीं रहा है। पता नहीं कौन से लिंक पे कर रही हूँ, यहाँ पे दिखाता है तो दिखाई, मैं ज्वाइन कर ही लेता अब तक। स्क्रीन पे विजिबल है बच्चे आप लोगों को एग्जांपल इनहेरिटेंस? विजिबल होगा? यस सर। मैंने इनहेरिटेंस का जब मैंने पढ़ाया था वहां पे एग्जांपल आप लोगों को नहीं कराया था, याद होगा आप लोगों को, ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल भी है। दूसरा, एग्जाम्स में स्पेशली हमसे सुपर कीवर्ड के बारे में पूछा जाता है कई बार, हाउ वी इंप्लीमेंट सुपर कीवर्ड, या हाउ वी इंप्लीमेंट इनहेरिटेंस, हाउ वी यूज एक्सटेंड कीवर्ड। इनहेरिटेंस के बारे में पूछा जाए, एक्सटेंड के बारे में पूछा जाए, सुपर कीवर्ड के बारे में पूछा जाए, तीनों एक ही चीज है अपने आप में। क्लियर है? सुपर कीवर्ड का काम क्या होता है, एक्सटेंड का काम क्या होता है, इनहेरिटेंस का काम क्या होता है। तो इनहेरिटेंस का काम तो आप लोगों को पता होगा अभी तक। इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिट करना प्रॉपर्टी एक क्लास से दूसरी क्लास में, बेस क्लास से चाइल्ड क्लास में, बेस क्लास से सब क्लास में, पेरेंट से चाइल्ड क्लास के अंदर, सुपर से सब क्लास के अंदर। तो सिंपली इसको समझने के लिए एक पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने सामने लिखा हुआ है बच्चे, इसको देख लीजिए आप लोग। एक क्लास एरिया क्यूब के नाम से हमने बनाई है, किसी क्यूब का एरिया जनरेट कर रहे हैं हम लोग। क्यूब का एरिया, क्यूब वो होती है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीजें होती हैं। किसी रेक्टेंगल का नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्यूब का कर रहे हैं, जो क्यूब होती है हमारे पास, ठीक है। क्यूब का हमने लेंथ लिया और विड्थ लिया और एरिया के नाम का उसका एरिया क्यूब नाम से एक फंक्शन लिया हुआ है। ये क्लियर है बच्चे? क्लास एरिया क्यूब है,
एरिया क्यूब नाम से हमने मेथड बनाया है, तो ये इसका कंस्ट्रक्टर हो गया अपने आप में। ठीक है, इसी क्लास के अंदर एरिया के नाम से हमने क्या किया, एक मेथड बनाया है जो कुछ रिटर्न कर रहा होगा। तो ये सिंपली एक मेथड हो गया एरिया के नाम से, और ये इसका कंस्ट्रक्टर हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन इतने में? सिंपली दो वेरिएबल लिए, कुछ भी हमने पास किया हो, कुछ वैल्यू असाइन किए, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही होगी, रिटर्न मल्टीप्लाई करके वापस कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां से यहां तक एरिया क्यूब नाम की एक क्लास ली हम लोगों ने। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, नीचे देखिए, इसी के अंदर एक क्लास ली हमने वॉल क्यूब। पहले एरिया क्यूब थी, एरिया निकालने के लिए, इस बार वॉल्यूम के लिए वॉल क्यूब लिए हम लोगों ने। ठीक है, वॉल क्यूब के नाम से हमने वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल क्यूब क्लास ली, और ये क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है किसको, एरिया क्यूब को। इसमें पर्टिकुलर लाइन से पता लगता है कि यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रहा है, इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टीज को, ऊपर वाले की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे इनहेरिट कर रहा है। ऊपर वाली क्लास कौन सी थी, एरिया क्यूब वाली क्लास को कौन एक्सटेंड कर रहा है, वॉल्यूम क्यूब एक्सटेंड कर रहा है। दिस वन इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तो समझ में आ गया, अब लेकिन करता कैसे इंप्लीमेंट उसको और देख लेते हैं। वहां पे हमने लेंथ और विड्थ नाम की दो वेरिएबल लिए थे। ठीक है, एरिया में तो लेंथ और विड्थ ही होता है, जबकि वॉल्यूम में लेंथ विड्थ इनटू हाइट भी होता है। याद हो आप लोगों को, तो नॉर्मली वॉल्यूम जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके अंदर एक हाइट नाम का वेरिएबल ले लिया हम लोगों ने, और वॉल क्यूब के अंदर वॉल क्यूब नाम का ही हमने एक मेथड लिया है, कंस्ट्रक्टर हो गया। एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल है इसके अंदर, और यहां पे देखिए हम लोगों ने क्या यूज किया हुआ है, सुपर एक्स वाई। बस ये इसका सार है पूरा पूरा, ये समरी है। यहाँ पे सुपर एक्स वाई लिखने का यहाँ पे क्या मतलब है, जबकि ऊपर वाले वेरिएबल में देखोगे आप लोग, ऊपर वाले मेथड के अंदर एक्स को हमने लेंथ को असाइन किया था, वाई को हमने विड्थ को असाइन किया हुआ था। तो चाहते तो हम ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पे एक्स और वाई वाली को, एक्स को लेंथ को असाइन करते, वाई को विड्थ को असाइन करते, और जेड को हाइट को असाइन करते। ऐसा ही तो करना चाहिए था हम लोगों को नॉर्मल से मेथड में। यस सर। लेकिन हमने क्या किया है, जो एक्स और वाई ऊपर वाले फंक्शन, ऊपर वाली क्लास के अंदर हमने ऑलरेडी असाइन की हुई थी। एक्स और वाई ऊपर वाली क्लास के अंदर हमने ऑलरेडी असाइन की हुई थी, उसको हमने सुपर कीवर्ड से वैल्यूज को पास कर दिया है। दिस वन इज टोटली इनहेरिटेंस यूजिंग सुपर कीवर्ड। मीनिंग समझ में आ गया बच्चे आप लोगों को जो मैं समझाना चाह रहा हूं? जो एक्स और वाई को अलग अलग असाइन किया था हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक्स और वाई को असाइन कर सकते थे हम लोग, लेकिन हमने असाइन ना करके जो ऊपर वाले क्लास के अंदर काम हो रहा था उसको हमने यहाँ इनहेरिट कर लिया, और उसके उन मेथड्स को यहाँ पे सीधे सीधे डायरेक्टली पास कर दिया। सो सुपर कीवर्ड की हेल्प से हम लोग वेरिएबल्स की वैल्यू को पास कर सकते हैं। उसकी एक्स और वाई को इन्होंने ले लिया अपने पास। सो दिस वन इज इनहेरिटेंस। जो हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस कैसे होता है, जैसे अपने आप में क्या हो गया, ये पेरेंट्स हो गए, एक्स और वाई उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, तो ये पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे पास कर दिया हम लोगों ने, अलग से असाइन ना करके बार बार हमने यहाँ पे पास कर दिया। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हो रहा है, उस जेड को हाइट में असाइन कर दिया, और जैसे यहाँ पे एरिया के अंदर लेंथ इनटू विड्थ होता था, तो वॉल्यूम के अंदर हमने लेंथ विड्थ इनटू हाइट नाम का हमने वो बना लिया। ये क्लियर है बच्चे यहां तक? इतना कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? नो सर। जो इसका बचा हुआ पार्ट है ये सामने आप लोगों के अभी। अब हमने एक मेन क्लास बना ली इनहेरिटेंस के नाम से, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो नॉर्मली हमारा होता है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने किया हुआ है, एक आवाज आ रही है ना बच्चे आप लोगों को? यस सर। यस सर। अनस्टेबल दिखा रहा था कनेक्शन, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम क्यूब वाला हमने एक मेथड लिया हुआ है, देखिए वॉल्यूम क्यूब। इसके अंदर वॉल क्यूब नाम का हमने मेथड को कुछ वैल्यूज पास की है, 14, 12 और 23। ठीक है, 14, 12 और 23 वॉल क्यूब। अब हमें देखना पड़ेगा वॉल क्यूब कहाँ पे था ऊपर, वॉल क्यूब वाला कौन सा हमारा मेथड था। ये विजिबल है आप लोगों को बच्चे स्क्रीन अभी? यस सर। यस सर। जो वॉल क्यूब वाला मेथड दिख रहा है आप लोगों को अभी? यस सर। यस सर। इसके अंदर x है, y है और z है, जबकि इसके अंदर हमने x, y और z तीनों वैल्यूज पास किए हैं यहाँ पे। तो x को 14 असाइन हो जाएगा, y को 12 हो जाएगा और z को 23 असाइन हो जाएगा। इतना ठीक है बच्चों? x, y, z को जैसे ही वैल्यूज असाइन की हम लोगों ने, अब देख लीजिए सीधे सीधे एरिया 1 नाम का हमने एक मेथड बनाया है। एरिया 1 नाम का वेरिएबल है जो Q1
क्यूब नाम की, हम क्यूब 1 नाम से हमारा एक क्या है, ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने किस नाम से क्रिएट किया था, क्यूब 1 के नाम से। क्यूब 1 का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है वॉल क्यूब का, उसका एरिया नाम के मेथड को कॉल करेगा ये। अब एरिया नाम का मेथड हमारे पास कहां पे था, यहां पे था, ये रहा एरिया नाम से, ये रहा एरिया नाम से मेथड था जिसके अंदर लेंथ इनटू विड्थ मल्टीप्लाई कर रहा था। अब हमने एक्स वाई और जेड को वैल्यू पास की थी, तो जेड हमने असाइन किया है हाइट को, और एक्स और वाई किसको असाइन किया हुआ है, लेंथ और विड्थ को। तो लेंथ के पास एक्स वाली वैल्यू होगी और विड्थ के पास वाई वाली वैल्यू होगी। तो लेंथ इनटू विड्थ एक्स और वाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा और एरिया वाले फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा वैल्यू को। तो जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो एरिया 1 को असाइन हो जाएगी, ठीक है, और एरिया 1 नीचे यहाँ पे प्रिंट कर देगा। सेम ऐसे ही वॉल्यूम वाले के अंदर हम लोग Q1 से वॉल्यूम कॉल कर रहे हैं, तो जो वॉल्यूम वाला मेथड है उसके अंदर लेंथ विड्थ इनटू हाइट तीनों की वैल्यू असाइन है, मल्टीप्लाई करेगा और वॉल्यूम के नाम से रिटर्न करेगा, और जो रिटर्न होके आएगी वो वॉल्यूम 1 के अंदर सेव हो जाएगी और वॉल्यूम 1 यहाँ पे उसको प्रिंट कर देगा। कोई कंफ्यूजन बच्चों इसमें, कोई कंफ्यूजन नो है सर। बच्चे? थोड़ा No, कॉम्प्लेक्स sir. लग सकता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, देखिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपली एक एरिया क्यूब, एरिया निकालने के एरिया क्यूब का फंक्शन मेथड लिया हम लोगों ने, वो क्लास ली, उसके अंदर एरिया क्यूब का कंस्ट्रक्टर बनाया, वैल्यूज इनिशियलाइज करने के लिए, पास करने के लिए। इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ा हमें एक्स और वाई का बार बार, अगर अलग नाम से बनाते हैं तो एक्स और वाई दोनों के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ते हैं हम लोगों को, ठीक है। और एक एरिया नाम से मेथड बना लिया, लेंथ इनटू विड्थ मल्टीप्लाई कर दी। जैसे एरिया वाला काम किया हुआ है सेम ऐसे ही हमने वॉल्यूम वाला काम यहाँ पे किया हुआ है, और दोनों की वैल्यूज जब हमने पास की ऑब्जेक्ट बना के और उसको कॉल कर लिया, वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। यहां तक क्लियर हो गया बच्चे आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। चलिए बड़ी अच्छी बात है अगर इतना समझ में आ गया है। बच्चे आज देखिए मैं नया टॉपिक तो आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन जो मैंने आप लोगों से नोट्स शेयर किए हुए थे, एक तो यही वाले नोट्स शेयर किए हुए थे, ये इसको इनहेरिटेंस वाले को इनहेरिटेंस वाले एग्जांपल के अंदर नोट कर लेना, कॉपी कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर के साथ नोट कर लेना, मतलब उसी का टॉपिक था वो, ठीक है। और जो ये उसकी लाइफ साइकिल था वो एप्लेट वाले लाइफ साइकिल के साथ उसको नोट कर लेना अपने आप से, ठीक है बच्चों। Okay, sir. अब यस सर। आप लोगों को एक जावा के जो एग्जाम पेपर्स थे वो ध्यान है आप लोगों को, मैंने साथ में एक जावा के एग्जाम पेपर्स की एक पीडीएफ और भेजी थी। Yes, sir. यस सर। ठीक है, जावा एग्जाम पेपर्स, मैं उसको स्क्रीन पे बच्चे शो कर रहा हूं अभी। आई होप आपको विजिबल होगा बच्चे ये। Yes, sir. यस सर। देखिए मैं बहुत ज्यादा तो आप लोगों को डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, मैं बस ये समझा रहा हूँ आप लोगों को अभी कि आप लोग अभी तक हमने जितना पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से अगर हम ये प्रोग्राम जो मतलब पेपर्स हमारे सामने अवेलेबल है अगर इसको अटेम्प्ट करना चाहें, इस बार तो ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा बच्चे, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर डायरेक्टली आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होता तो आप लोग ये अटेम्प्ट कर पाते? देखिए जरा पहला ही पेपर हम एक बार डिस्कस करके देखते हैं, व्हाट इज जावा, हाउ इज जावा मोर सिक्योर देन अदर लैंग्वेज। इसको एक्सप्लेन कर सकते हो आप लोग, व्हाट इज जावा और सिक्योर क्यों है, बता सकते हो? जावा के बारे में लिख सकते हो? कंफ्यूजन तो नहीं Yes, है? sir. जो सिक्योरिटी वाला फीचर है वो यहाँ पे आ जाएगा और जावा क्या होती है उसके बारे में इंट्रोडक्शन यहाँ पे आ जाएगा जो हमने पढ़ा है। दूसरा है व्हाट आर द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ जावा, 3 प्रिंसिपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन से होते हैं ओप्स के, बता दोगे ना? 4 पढ़े हमने, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, उनमें से 4 में से 3 बता दो, एब्स्ट्रैक्शन को हटा दो, बाकी 3 बता दीजिए इंपॉर्टेंट। क्लियर है बच्चों ये चीज? यस सर। नेक्स्ट Yes, है sir. नेस्टेड इफ और स्विच केस, व्हाइल और डू व्हाइल, इनमें कोई कंफ्यूजन? खाली सिंपली हमें डिफरेंशिएट नो करना है। सर। नेक्स्ट है हमारा, देखिए इस प्रोग्राम के बारे में पूछा गया है, एक्सप्लेन द 3 वे ऑपरेटर, जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर बताया था मैंने, एक क्वेश्चन मार्क वाला, उसको 5 नंबर में पूछा हुआ है, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो? यहाँ पे नोट्स हैं आप लोगों के पास? बताया था या Yes, नहीं? sir. बताया तो था मैंने आप लोगों को। सब Yes, बताया। sir.
ठीक है, सबसे दूसरा है लास्ट था। व्हाट आर वेरियस डेटा टाइप्स, पढ़ा है? डेटा टाइप से बता। यस सर। यस प्रिमिटिव और दूसरा नॉन प्रिमिटिव। नीचे एक प्रोग्राम को आउटपुट के लिए बोला गया है, इसको प्रिंट कर सकते हो आप लोग, जो बोला गया है यहाँ, राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू प्रिंट फॉलोइंग आउटपुट, लॉर्ड ट्रायंगल है, प्रिंट कर सकते हो इसको या नहीं? सर यूजर द्वारा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बच्चे, इसमें सीधे 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 क्या है, आप फॉर लूप स्टार्ट करोगे, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 ले लोगे, है ना, या किसी के सिंपली एक वेरिएबल ले लोगे, उसकी वैल्यू 0 ले लोगे, 2 लूप चलाओगे, जो लॉर्ड ट्रायंगल के लिए आप लोगों ने सी के अंदर प्रिंट कराया था या नहीं कराया था, मुझे ये बताओ, इस तरह से कुछ सी में यस सर कराया था। कराया होगा ना, आई और जे दो लूप चले, यस सर। आई और जे दो लूप चलेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रिंट करना है, लोअर मैट्रिक्स प्रिंट करना होता था तो जे की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू आई आ जाएगी, लूप चलेगा तो ये वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, और के की वैल्यू को स्टार्टिंग में 0 ले लो और हर बार के प्लस प्लस कर दो, जब प्रिंट हो जाए वो सीधे सीधे ही आउटपुट आ जाएगा। मेरे ख्याल से अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो मैं इसको शेयर कर दूंगा, या करके देखना, अगर नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बताना, मैं आप लोगों को बना के दिखा दूंगा हैंड टू हैंड सामने। ये कर सकते हो Yes, फॉर लूप से, बहुत सिंपल सा है बच्चे, जो सी के अंदर था वही यहाँ पे है, लूप तो वही चल रहे हैं, बस जावा के फॉर्मेट में लिखना है उसको आप लोगों को, ठीक है। describes various types of classes allowed in Java, कौन कौन सी क्लासेस होती हैं हमारी जावा के अंदर, है ना। टाइप्स ऑफ क्लासेस मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, मैं बता दूंगा आगे अभी, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस को मार्क कर लेना, अगर कोई आता है तो अभी आगे और भी आ सकते हैं, कोई बात नहीं है। टाइप्स ऑफ क्लासेस में बता दूंगा, वैसे क्लास और नेस्टेड क्लास और ऑब्जेक्ट मैंने आप लोगों को बता दिया था सिंपली। अब बचे एक चीज और, एग्जाम में अगर आप लोगों को नहीं पता होता इस तरह के क्वेश्चंस को तो इसको छोड़ दो, बाकी दोनों अप्लाई कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। यस सर। यस सर। टाइप्स ऑफ क्लासेस को बाद में बता दूंगा, कोई बात नहीं है, अभी तक का क्वेश्चन। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन, दोनों आता है आप लोगों को? यस सर। यस सर। नेक्स्ट व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, व्हाई इट इज नीडेड, कर सकते हो? यस। यस सर। एक और है ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग मेथड्स को कंपेयर करना है। ये भी हो जाएगा। यस सर। डिस्क्राइब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस विद एग्जांपल, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है, यस सर। कर सकते हो? यस सर। यस सर नेक्स्ट है व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन व्हेन इट इज यूज्ड, ये थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का पार्ट होता है, ये आप लोगों को मैं बता दूंगा बच्चे, ठीक है। चाहो तो वैसे इसको भी ऑप्शन में छोड़ सकते थे, बाकी तो कर सकते थे आप लोग, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का पार्ट है, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट आता है आगे जावा एप्लेट्स, एप्लेट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जावा स्ट्रीम्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे, जावा स्विंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग और इवेंट हैंडलिंग दो टॉपिक वो हैं, और लास्ट में क्या है, थ्रेड प्रायोरिटी, ये पढ़ चुके हैं आप लोग? थ्रेड Yes, प्रायोरिटी sir. अभी तो पढ़ाया था, मिनिमम Yes, मैक्सिमम और sir. नॉर्मल प्रायोरिटी, तो देखिए Yes, sir. जितना अभी तक आप लोगों ने पढ़ा हुआ यस है, सर। इसके अंदर से 5 नंबर का छोड़ के बाकी सारा अटेम्प्ट कर सकते हो आप लोग, 45 नंबर का पेपर इसमें से कर सकते हो आप लोग, कर सकते हो? यस सर। यस सर। तो अब कुछ लगने लगा आप लोग कंट्रोल जावा के ऊपर कि हाँ पेपर आएगा तो हम लोग कर सकते हैं। यस सर। एक और डिस्कस कर लेते हैं, एक और पेपर, ये था ईयर 2013 का पेपर हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 2012 का पेपर है हमारा, एक पेपर और डिस्कस करेंगे, आज 2 कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग, करें इसको डिस्कस। यस सर। यस सर। व्हाट इज क्लास, एक्सप्लेन डिफरेंट एक्सेस मेथड मॉडिफायर्स, क्लास क्या होती है और एक्सेस मॉडिफायर्स कौन कौन से होते हैं, बताइए दोनों। यस सर बताया। क्लास भी बताइए हमने, ये एक्सेस मॉडिफायर्स भी बताए आप लोगों को, तीनों, ठीक है। मेन फीचर्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता है? यस सर। नेक्स्ट है ऑपरेटर्स अवेलेबल इन जावा प्रोग्रामिंग। यस सर। नेक्स्ट है सिंटेक्स लिखना है, सिंटेक्स लिखना है, व्हाइल का, डू व्हाइल का, फॉर का, स्विच का, इफ एल्स का, आता है सबका? लिख ले। नेक्स्ट यस है सर। रिटर्न और कंटिन्यू, फॉर और व्हाइल, इसके लिए बारे में डिफरेंशिएट करना है। ये भी हो जाएगा। एक है नीचे राइट ए जावा प्रोग्राम टू कंप्यूट एवरेज ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स, कर सकते हो इसको? एवरेज 3 नंबर्स ले लेंगे, एबीसी हमने एक 3 नंबर ले लिए और एक एबीजी के नाम से एक वेरिएबल ले लिया, तीनों वैल्यू को प्लस किया और डिवाइड बाय 3 कर दिया, एवरेज प्रिंट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर?
नो सर। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन यस डिफरेंस सर। कर सकते हो? ओवरलोडिंग, यस सर। यस सर। कंस्ट्रक्टर, यस ये भी हो जाएगा। अब आप लोग इतने तक ही देखो, अगर 3 क्वेश्चन तक ही, तो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को पता लगेगा। बच्चे किसी का माइक शायद ऑन है, मैं देख के बताता हूँ अभी। डिस्टर्ब ना हो, जब जवाब देना तब अपना कर लिया, उसको कोई बात नहीं, ऑन कर लेना, कोई बात नहीं, ये डिस्टर्ब ना हो, बस ऑन कर लेना, वरना जवाब देने में बहुत टाइम लग जाएगा आप लोगों को। ऑन ही रखो, कोई बात नहीं। तो आप देख रहे होगे कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं। एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन आ रहा है, ओवरलोडिंग बार बार आ रहा है, कंस्ट्रक्टर बार बार आ रहा है, जावा का बेसिक्स बार बार आ रहा है, क्लास ऑब्जेक्ट बार बार आएंगे। ये चीजें घुमा फिरा के बार बार पूछी जाती हैं आप लोगों से। तो ये चीजें मैं कह रहा हूं हर बार आप लोगों से किसी तरीके से पूछी जाती है, ठीक है। और अगला पेपर बताऊंगा, उसमें भी यही सब आएगा। नेक्स्ट चलिए 4th और 5th क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। और मेन डिफरेंस बिटवीन एप्लेट एंड एप्लीकेशन। एप्लेट पढ़ाई नहीं हम लोगों ने, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लेट का मेथड इन्वोकेशन, ये भी एप्लेट का ही पार्ट हो गया। लास्ट है डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ये देखिए मेथड ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग यहाँ पे भी पूछा गया है 5 नंबर में, और ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग का डिफरेंस यहाँ पे पूछा गया है एक ही पेपर के अंदर। समझ में आ रहा है बच्चे आप लोग कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये? नेक्स्ट यस सर। थ्रेड प्रायोरिटीज। थ्रेड प्रायोरिटी पढ़ा है हमने अभी? यस सर। उसके बाद लास्ट में हमारे पास स्ट्रीम। स्ट्रीम तो हमने पढ़ाई नहीं है अभी, तो आने वाला टॉपिक है वो, स्ट्रीम्स हम पढ़ेंगे जावा की अभी। तो आप लोग ये देखिए 2 पेपर हमने डिस्कस किए हैं अभी तक, और इसमें भी मेरे ख्याल से जब हम इनको पढ़ लेंगे तो अभी तक एक तो इसमें से 5 नंबर का आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर सकते, और इसके अलावा हर एक पूरा 45 नंबर का इसमें भी अटेम्प्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अच्छा 5 नंबर का इसमें, 40 नंबर का इसमें से पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो आप लोग अभी। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा जावा के ऊपर आप लोगों को? यस सर। अभी हमने 2012 और 2013 के पेपर डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में या 1-2 टॉपिक पहले हम एप्लेट पढ़ेंगे अभी, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, और उसके बाद हम अगले पेपर्स डिस्कस करेंगे। पहले हम एप्लेट, स्विंग, क्या बोलना चाहिए, 2 और है वो हमारी, एक्सेप्शन हैंडलिंग और इवेंट हैंडलिंग, ठीक है। ये 3-4 टॉपिक बचे हुए हैं, एक एक करके उनको कवर करेंगे। तो बच्चे जितना मैंने बताया बताइए, इसमें कोई कंफ्यूजन हो आपको अभी तक किसी भी बच्चे को? नो सर। नो सर। बच्चे कोई अगर कुछ पूछना चाहता है, या अगर आप लोग रेडी हो बच्चे, तो हम लोग एप्लेट को भी पढ़ लेते हैं अभी। साइलेंट हुआ है। ठीक है बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। नो सर। एप्लेट पढ़े आज या नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना चाहते हो? सब पढ़ा दीजिए आप। ठीक है, पढ़ा दीजिए। तो एक काम करते हैं बच्चे, पहले मैं इसको लेक्चर को एंड अप कर रहा हूँ, जस्ट नई मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा। 1 मिनट बचा हुआ है, सभी बच्चे वापस से ज्वाइन करो, ठीक है। यस सर। सभी बच्चे Okay, वापस से sir. ज्वाइन करो, एंड अप करने के बाद वापस से रिस्टार्ट कर रहा हूँ।